वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि जब तक स्ट्रेंथ हम लोग नहीं समझेंगे तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं समझेंगे, और जब तक स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं समझेंगे तब तक डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट नहीं समझ में आएगा। ना तो कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेन कितना आ रहा है वो समझ में आएगा, ना तो कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेस कितना आ रहा है वो समझ में आएगा, तो पूरा का पूरा लैक करता रहेगा स्ट्रेंथ। क्लियर है? अब हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेंथ के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत सारा स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन हमेशा और बीच में जा जा करके बहुत ज्यादा आता है, और ये प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हेडिंग डाल रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कितने स्ट्रेंथ होते हैं, कितना निकालना है, हम लोग पहले वो लिखते हैं, फिर एक एक करके। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। तीसरा फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। देख लीजिएगा स्पेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का, मैं जल्दीबाजी में। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, उसके बाद स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये चार मेजर स्ट्रेंथ है। फर्स्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ही हमें समझ में आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग को समझ में आना चाहिए कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद हम लोग को समझ में आना चाहिए स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम लोग देखेंगे सॉरी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। मेजरली ये इसके ऊपर हमें क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे डिराइव कर रहे हैं, यहां पे समझना चाहिए। ये सब डिसाइड करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग बात करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग एक कुछ चीज और थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसको हम चेक करेंगे, किस चीज को हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे निकालेंगे, कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग डेप्थ हम लोग समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब निकालने के साथ साथ हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड कुछ भी नहीं है, इसका जो नोटेशन है हम लोग को उसको समझना है। बोला था ना मैंने, 0 to हीरो, तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हम लोग हर चीज समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब, इसका नोटेशन क्या होता है, एम एक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? एम एक्स। एम को बोलते हैं मिक्स, एम को बोलते हैं मिक्स, एक्स को बोलते हैं एफ सी के। थोड़ा सा बी जैसा लगता है, आप समझिएगा एफ है, पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगा कि सर कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्लियर लिखूं। एफ सी के, एफ सी के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है। पहला कॉन्सेप्ट तो आप इसी को इनहेंस करो कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, नॉट अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या है? एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है।
ना ही एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ना ही एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। दिस इज द कंप्लीटली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका जो नोटेशन होता है एफसी के किस में होगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एमएक्स। एम का मतलब मिक्स। अब मिक्स किसका, मान लीजिए 1:x:y है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 1 क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है, x क्या है, फिलर मटेरियल है, तीसरा क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, दैट इज स्केलेटन। जनरली जो हम लोग देखते हैं बाइंडिंग मटेरियल 1 होता है, ये होता है x होता है। जनरली ये जो y होता है, जनरली x का 2 टाइम्स होता है, जनरली y इज इक्वल टू 2 इंटू x। बात समझ में आया। इसका मतलब बाइंडिंग मटेरियल जो होगा 1, फिलर मटेरियल x और कोर्स एग्रीगेट जो होगा y, y इज इक्वल टू जनरली क्या होगा 2 इंटू x, मतलब x का दोगुना जनरली होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें 1:2:4, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 1:1.5:3, इसको बोलते हैं M15 और इसको बोलते हैं M20। क्या बोलते हैं, M15 और इसको क्या बोलते हैं M20। M का मतलब देखो क्या है कि ऐसा मिक्सचर है 1:2:4 का जिसको कुछ दिन के बाद, ये क्या है हम लोग बात करेंगे 28 दिन के बाद, 28 डेज के बाद अगर इसको मैं चेक करूंगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। तो दिस इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। बात समझ में आया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब यही ग्रेड ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। एज अ सिविल इंजीनियर हम लोग थोड़े से चोर किस्म के होते हैं, बुरा मत मानिएगा। सिविल इंजीनियर एक तरीके से समझिए करप्शन में लिप्त होता है समझ में आया ना, करप्शन में लिप्त होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कुछ सीमेंट बचा लें कहीं से, कुछ कहीं से पेंट बचा लें, कहीं से कुछ बचा लें। तो ये सब माइंड में जब आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ही कि ऐसा कुछ कर ना ले, क्योंकि मान लीजिए घर बनाते हो फिर भी 100 बोरा आप गायब कर सकते हो। बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिसमें लाखों बोरा यूज हो रहा है सीमेंट, उसमें से 1000 बोरा गायब कर लोगे, क्या पता चलेगा। इसी सब चीजों के लिए हम लोग जनरली क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए कि क्या आपने सही मिक्सचर यूज किया है क्या। अगर डिजाइन में लिखा हुआ था 1, 1 and 3, 1, 1.5 and 3 या 1, 1, 2, तो क्या 1, 1, 2 आपने यूज किया है। अगर आपने यूज किया होगा तो स्ट्रेंथ M20 आना चाहिए या M25 आना चाहिए, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। ये है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इतने सारे टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जब टेस्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो उसी से कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का अलग ही क्राइटेरिया है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सब हम लोग देखेंगे। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, कैसा है, हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो अभी हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट को समझें कि कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों चेक कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक कर रहे हैं, हम लोग उसको आज पढ़ेंगे। ये है हमारा आगे का टॉपिक, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मैं ये सब को हटाता हूं। आई होप बहुत ही आराम से, बहुत ही जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूं। जल्दीबाजी नहीं करना है हमें, टॉपिक में बड़े आराम से समझना है, लेकिन हमें वहां पे फोकस भी करना है जहां से क्वेश्चन आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हिल सकते हैं, हमें वहां पे भी फोकस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें पता है, समझिएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जनरली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने बनाया है
उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोग एक मोल्ड में डालेंगे। क्या करेंगे? एक मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड का मतलब क्या है? सीधा सीधा सांचा या ढांचा समझ सकते हो। जनरली जो हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं, वो दो अलग अलग शेप में हो सकते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल ब्लॉक हो सकते हैं, दूसरा क्यूबिकल ब्लॉक हो सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्यूबिकल। बड़े ध्यान से समझना है, यहां बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो हम लोग शेप बनाएंगे, शेप जो हो सकता है, स्पेसिमेन जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है? क्यूब हो सकता है और सिलेंडर हो सकता है। क्या हो सकता है? क्यूब हो सकता है और सिलेंडर हो सकता है। अब हम लोग बात क्या करते हैं कि जो कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर से जा रहा था प्लेसिंग होने के लिए, वहीं पे रोक करके हम लोग उसका कंक्रीट निकाले हैं। और कंक्रीट निकालते ही तुरंत जो सबसे पहला कंक्रीट का टेस्ट करते हैं वो है स्लंप टेस्ट, कि ये वर्केबल है कि नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ये हम लोग निकालते हैं। दूसरा, उसके बाद हम लोग तुरंत क्यूबिक बना करके उसको हम लोग ढांचे में डाल करके, मोल्ड में डाल करके हम लोग छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए, या 24.5 आवर्स के लिए मान लो थोड़ा बहुत। अब उसका टेम्परेचर क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग उसको भी देखेंगे कि कैसे कंट्रोल होता है। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्यूबिक जो ब्लॉक बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्यूबिक ब्लॉक जो बनाते हैं वो क्यूबिक ब्लॉक कैसा बनता है? ऐसा क्यूबिक ब्लॉक बनता है। बड़ा आराम आराम से हमें समझना है, जल्दीबाजी नहीं करना है सर जी, क्योंकि आप सर जी में नहीं हैं। ये है इस तरह का क्यूबिक ब्लॉक। क्यूबिक ब्लॉक जनरली जो साइज होता है वो 150 mm, 150 mm और हाइट क्या होता है? 150 mm का हो सकता है। हम लोग क्यूबिक ब्लॉक भी दो अलग अलग शेप में बना सकते हैं। एक शेप क्यूबिक है और एक सिलेंडर है। क्यूबिक का दो अलग अलग साइज में बन सकता है, एक 150 mm बन सकता है और दूसरा 100 mm बन सकता है, जो कि मैं अभी बना रहा हूं। ये जो साइज है वो 100 mm में भी बन सकता है। ये क्या है? 100 mm, ये 100 mm और ये क्या है? 100 mm। क्लियर है? अब बात यह है क्वेश्चन कि ये कब और ये कब, बड़े ध्यान से समझना है, ये कब और ये कब। यहां पे जब 20 mm से बड़ा एग्रीगेट साइज, लिखता हूं मैं, एग्रीगेट साइज जो होगा वो 20 mm से बड़ा, लेकिन जनरली 38 mm से छोटा ही रखते हैं। मतलब 20 mm से बड़ा और 38 mm से जनरली छोटा ही एग्रीगेट साइज यूज करते हैं कंक्रीट में। अगर 20 mm या 20 mm से बड़ा है एग्रीगेट का साइज, कोर्स एग्रीगेट साइज, तो हम लोग साइज ऑफ अ स्पेसिमेन जो बनाएंगे 150 mm का बनाएंगे। और अगर ये 19 mm या 19 mm से छोटा है तो हम लोग क्या बनाएंगे? 100 mm का क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे? क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है उस कंक्रीट को हम लोग यहां पे एक लेयर, दो लेयर और 3 लेयर, मतलब 50 mm का ये शेप, 50 mm का से ये हाइट और ये 50 mm का हाइट। ये 50 mm 50 mm दिख रहा है? 50 mm 50 mm दिख रहा है? दिख रहा है ना 50 mm? ठीक है। तो अब क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर में 50-50 mm करना है। एक टैंपिंग रॉड होता है, समझिएगा, 3 डिफरेंट लेयर में हमने भर दिया है। टैंपिंग रॉड होता है, टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड का जो डायमेंशन होता है वो 16 mm डाया होता है और 60 सेंटीमीटर लेंथ होता है। 16 mm डाया होता है
और 60 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, 16 mm डाया और 60 सेंटीमीटर लेंथ होता है। क्लियर है ना? रेड मार्कर आ गया है, अब देख रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, इस पे हर एक लेयर पे बड़ा ध्यान से समझिएगा, हर एक लेयर पे 35 टाइम्स टैंपिंग करते हैं। क्या करते हैं, हर एक लेयर पे, ईच लेयर, ध्यान से देखिएगा, ईच लेयर 35 टाइम्स टैंपिंग करते हैं। ठीक है? वजह पर्पस क्या है कि कंक्रीट के अंदर कुछ एयर तो नहीं है, क्योंकि एयर जब होते हैं तो उसको हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं इस तरह से 35 टाइम्स, कोने कोने तक हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली टैंपिंग करते हैं 35 टाइम्स। अगर आप 35 टाइम्स टैंपिंग नहीं कर रहे हो, भूल रहे हो, मान लीजिए प्रैक्टिकली सिचुएशन में मैं टैंपिंग कर रहा हूं, मेरा मैसेज आ गया, मैं पढ़ने लग गया, भूल गया 35 था कि 25 था, फिर हम लोग दूसरे लेयर डाल दिए, 50 mm फिर से डाल दिए, फिर से करने लगे, फिर से भूल गए, इस बार 35 की जगह 45 कर दिए, तो स्ट्रेंथ का वेरिएशन यहां पे होगा। वजह, आपने यूनिफॉर्मली या एक ही जगह ऐसे ऐसे करके 35 कर दिए, कोने कोने तक टैंपिंग नहीं किए। कॉम्पैक्शन करना, ये मेथड का पर्पस है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने का मतलब एयर वॉइड को निकालना है, तो एयर वॉइड ढंग से नहीं निकलेगा तो कंक्रीट में क्या होता है, 1% अगर वॉइड रेशियो बढ़ गया ना, 1% अगर वॉइड रेशियो बढ़ गया तो 5 to 6% स्ट्रेंथ घट जाएंगे। इस यही पर्पस के वजह से स्ट्रेंथ का वेरिएशन होना लाजमी है। अगर आपने ढंग से नहीं किया है तो स्ट्रेंथ वेरिएशन होगा, हमें इस पे कंट्रोल करना है। ईच लेयर 35 टाइम्स टैंपिंग करते हैं। क्लियर है? हर एक लेयर फिर से 50 डाले, फिर से 35, फिर से 50 डाले, फिर से। अब क्या करते हैं, जब ये सब टैंपिंग करते हैं, मोल्ड को हम लोग करते हैं, तो हम लोग 1 से 3 mm हाइट तक, 1.5 to 3 mm हाइट तक क्या करते हैं, सीमेंट, जो सीमेंट है, पाउडर फॉर्म में सीमेंट पेस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर छिड़क देते हैं स्मूथ सरफेस करने के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड बंद कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, मोल्ड को, फिर नेक्स्ट क्या किए, मोल्ड को क्लोज कर दिए, मोल्ड क्लोज फॉर, बड़े ध्यान से देखिएगा, मोल्ड क्लोज्ड फॉर 24 आवर्स प्लस माइनस हाफ आवर्स के लिए हमने मोल्ड को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसका मतलब कंक्रीट क्या हुआ है, हार्ड हो गया है, क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स होते हैं सीमेंट का, तो 10 आवर में हार्ड होता है, लेकिन हम लोग 24 आवर के लिए हम लोग मोल्ड को ढक दिए, सब कुछ कर दिए। उसके 24 आवर के लिए बाद, आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 प्लस माइनस हाफ आवर्स, मोल्ड ओपन करते हैं और क्यूबिक ब्लॉक पुट इन वाटर। मोल्ड को हम लोग पानी में क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जब मोल्ड हम लोग बना रहे थे, इसका ये जो टेम्परेचर जो जनरली होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रोसीजर है, टेम्परेचर जो होना चाहिए 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो होना चाहिए 90% ह्यूमिडिटी होना चाहिए, और टेम्परेचर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है? क्यूब ब्लॉक को हम लोग पानी में डाल दिए हैं, पुट इन वाटर, बिकॉज क्यूरिंग, ये एक पर्पस है, समझिएगा। क्यूरिंग करने का पर्पस हम लोग डिटेल से सीमेंट टेक्नोलॉजी में, सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि क्यूरिंग हम लोगों ने किया क्यों है, कि सीमेंट और वाटर का जो रिएक्शन होता है इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। ये बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, अजीब सा लगता है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। तो अगर मैं धूप में रख दूंगा, चाहे कहीं पे रख दूंगा, नॉर्मल वेदर में रखूंगा, तो वाटर का लॉस होगा। तो जो सीमेंट वाटर का जो परसेंटेज हमने डिसाइड किया था, उसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जब लॉस होगा तो केमिकल रिएक्शन सीमेंट वाटर का पूरा होगा नहीं, जब पूरा होगा नहीं तो स्ट्रेंथ पूरा आएगा नहीं। इसको हम लोग सीमेंट में पढ़ेंगे, जस्ट हाल ही फिलहाल डेमो में डाल दूंगा 1-2 दिन में, तो वो भी देख लीजिएगा। ये सब जानबूझ करके मैं साथ साथ डालूंगा इसको कंपेयर करने के लिए। ये हो गया। अब पर्पस मेरा क्या है, इसके बाद देखिएगा ध्यान से,
जनरली 2 ब्लॉक टेस्ट हम लोग करते हैं। इसको हमने 20 ये डाल दिए पानी में क्यूरिंग करने के लिए। जनरली हम लोग 7 डेज के ऊपर एंड 28 डेज के ऊपर हम लोग चेक करते हैं। लेकिन आईएस कोड ओनली एज पर आईएस कोड ओनली यूज 28 डेज स्ट्रेंथ। क्या है? 28 डेज स्ट्रेंथ को ही हम लोग मेन रिकमेंडेशन में लेके आते हैं, 28 डेज। लेकिन जनरली हम लोग 7 दिन में भी चेक करते हैं और 28 डेज में ही चेक करते हैं। आईएस कोड रिकमेंड हमें क्या कर रहा है? 28 डेज वाला स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? रिकमेंड कर रहा है। क्लियर है? अब हम लोगों ने 28 डेज तक पानी में इसको रखे हैं। समझिएगा, पानी में हम लोगों ने इसको रखा है। उसके बाद नॉर्मली फिर 28 डेज के बाद कंक्रीट ब्लॉक को बाहर लाए हैं। फिर भीगा करके कपड़ा सूखा भीगा करके उसको निचोड़ करके उससे हम लोगों ने कंक्रीट ब्लॉक को पोंछ दिया है, वाइप कर दिया है टेक्निकली, समझिएगा। उसके बाद हम लोगों को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सब चीज समझ में आ गया है। 1 to 1 मैंने बताया है, ध्यान से समझना है इसको। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? इस ब्लॉक को, इसको मैं इरेज करता हूं। इस ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे मैं लिखूंगा, यहीं पे समझिएगा। तो ये सब कुछ समझ में आ गया है? बिल्कुल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इससे ज्यादा कहीं पे कुछ भी नहीं है, क्लियर समझिएगा। फिर अब हम लोगों ने क्या किया है इसको? अब हम लोगों ने इसको क्या किया है? जहां पे चेक करते हैं कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन पे ले जाकर के इस ब्लॉक को रख देते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस ब्लॉक को हमने रख दिया है और यूनी एक्सियल लोडिंग हम लोगों ने एक्ट कर दिया है। क्या कर दिए हैं? यूनी एक्सियल लोडिंग एक्ट किए। यूनी एक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर इस तरह से हम लोग अच्छे तरीके से गए, दोनों प्लेट के बीच में डाल दिए, उसको ढीला करके दोनों प्लेट को हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली टच कर दिया है। जब हम लोग, अब हाइड्रोलिक सिस्टम होता है तो जनरली जब हम लोगों ने यूनी एक्सियल का मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर लोड डाले हैं, हम लोग जो रेट ऑफ लोडिंग यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ लोडिंग यूज करते हैं जनरली वो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट हम लोग यूज करते हैं। रेट ऑफ लोडिंग क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। रेट बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली हम लोग बढ़ाते जाते हैं रेट। 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। ये जब तक हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, जब तक ये ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक यहां पे फेल नहीं हो जाए, या इधर फेल हो जाए, या इधर फेल हो जाए, या इधर फेल हो जाए। इसका मतलब ऑलवेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑलवेज टेस्टेड फॉर फेस ऑफ द ब्लॉक, जो कि मोल्ड के साथ डायरेक्टली टच था। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो डायरेक्टली टच है मोल्ड में। ये डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, वो बॉक्स दीजिएगा, कैमरा वाला वो बॉक्स, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये मोल्ड था, ठीक है, ये मोल्ड है, क्यूबिक है ना, दिख रहा है ना। तो हमने फोर्स इसको इस तरह से लगाया, ठीक है। तो ये वाला सरफेस जहां पे क्रैक हो जाए, या इधर हो जाए, या इधर हो जाए, या इधर हो जाए क्रैक। तो अब देखो, मोल्ड जब मैं बनाया हूं कंक्रीट ब्लॉक, तो ये मोल्ड के ये सरफेस मोल्ड में डायरेक्टली टच होगा, ये सरफेस डायरेक्टली टच होगा, ये सरफेस डायरेक्टली टच होगा, और ये सरफेस डायरेक्टली टच होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हम लोग उस फेस को चेक कर रहे हैं जो मोल्ड के साथ डायरेक्टली टच था, जैसे ये और पीछे वाला। यहां पे जब क्रैकिंग होगा हम लोग वहीं पे रोक देंगे। जो एक्यूरेट होता है, अब समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। अब इसको रख देते हैं, ये क्यूबिक है, तो इसको हम लोगों ने भरा था कंक्रीट पहले 50 mm, फिर कंक्रीट से इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? कॉम्पैक्ट किया, फिर से 50 mm, फिर से 35 टाइम्स कॉम्पैक्ट किया, फिर से 50 mm, फिर ब्लॉक को बंद कर दिया, डब्बा को बंद कर दिया। 24 आवर हमने फिर डब्बा मोल्ड को खोला, कंक्रीट को निकाला, क्यूबिक ब्लॉक। अब हमारे पास क्यूबिक ब्लॉक आ चुके हैं।
क्लियर है? आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो जनरली अब जहां पे फेल हुआ है वो उसका क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब कोड ने बोला है क्या? देखिएगा कोड ने जनरली क्या बोला है? कोड ने जनरली क्या हमें बोला है कि आप 3 क्यूबिक ब्लॉक बनाओगे। ये क्या है? आईएस कोड ने बोला है कि कम से कम आप एक ब्लॉक नहीं बनाओगे, कितना बनाओगे? 3 क्यूबिक ब्लॉक बनाओगे। और जनरली कितने टेस्ट करते हैं? 7 दिन और 28 डेज, मतलब कम से कम 6 ब्लॉक तो चाहिए ही चाहिए। ये भी एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है कि कम से कम कितना ब्लॉक बनाएंगे? 6 ब्लॉक तो बनाएंगे ही बनाएंगे सर जी। अब बड़े ध्यान से देखिए, थ्री क्यूबिक ब्लॉक। तो नेक्स्ट क्या है कि एवरेज ऑफ एक क्यूबिक ब्लॉक के ऊपर हमने टेस्ट किया, जहां पे क्रैक हुआ हमने नोट डाउन किया, फिर दूसरा के चेक किया, फिर जहां पे क्रैक हुआ नोट डाउन किया, तीसरा किया जहां पे क्रैक हुआ नोट डाउन किया। एवरेज ऑफ 3 ब्लॉक, एवरेज ऑफ 3 ब्लॉक स्ट्रेंथ is known as average of compressive strength। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि आपने जो टेस्ट किया था उसका कितना आंसर आया है, तो मुझे क्या चाहिए? मान लीजिए 1 ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, इसका वैल्यू x आया, इसका y आया, इसका z आया, तो मुझे क्या चाहिए? x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3, दैट इज मान लीजिए w आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मैंने टेस्ट किया है उसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? w है। कितना है? w है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 दैट इज w, तो हम लोग क्या बोलेंगे? w है। आई होप कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे अच्छा कुछ भी नहीं समझा जा सकता है। उसके बाद हम लोग क्यूबिक ब्लॉक सिलेंड्रिकल ब्लॉक के ऊपर टेस्ट करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई पूछे कि स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। वजह क्या है? ये जब एग्रीगेट हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। छोटे छोटे एग्रीगेट साइज है तो सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट बढ़ जाता है। जब सॉइल में हम लोग रिवीजन क्लास में देखे हैं कि मैंने बोला था कि जब छोटा छोटा एग्रीगेट की तरफ जाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ने से इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया? बढ़ गया। तो इन दोनों में अगर चेक करूंगा तो स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। क्लियर है? अब दूसरा मैंने क्या बोला? ये तो क्यूबिक क्यूबिक में हम लोग कंपेयर कर लिए। अगर कोई पूछे क्यूबिक और सिलेंडर में स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्यूबिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू सिलेंडर। क्यों? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वहां पे बात समझ में आया? अब 2 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आज क्लियर ही कर देता हूं। 2 पॉइंट है कि जो यहां से क्या है, एक तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये जो W है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो W है ये क्या होना चाहिए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ सर जी। मान लीजिए ग्रेड हमने M20 यूज किया था, तो 20 ग्रेड यूज किया था, तो वो तो क्या था? 20 क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। लैंग्वेज को समझ के ध्यान से बहुत ही अलर्ट रहना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ये तो सब कोई जानता है भैया। अब जो हम लोग पढ़ने वाला वो लेवल हाई, जो हीरो वाला लेवल है वो अब है, जीरो वाला लेवल ये था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। अब हीरो वाला लेवल समझते हैं कि 2 पॉइंट है। हम लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा है, समझिएगा, ये नहीं समझा है कि कितना होना चाहिए। मैंने चेक किया है, W आ गया है आपके सामने, लेकिन W का कोई लिमिटेशन होना चाहिए ना। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो मुझे नंबर कितना आया, पास हुआ फेल हुआ, ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अब पास हुआ फेल हुआ, मान लीजिए 40 मार्क्स, मैजिक होता है इंजीनियर के लिए 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से अगर ज्यादा आ रहा है तो हम पास हैं, 40 मार्क्स से कम आ रहा है हम फेल हैं। हमें 40 आना चाहिए, 40 से कम आ रहा है मतलब फेल है, 40 से ज्यादा आ रहा है पास है। अब इसमें भी दो क्राइटेरिया है, एक को बोला जाता है कि इंडिविजुअल ब्लॉक का जो वेरिएशन होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, इंडिविजुअल ब्लॉक वेरिएशन should not be greater than ±15% of average compressive strength, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये पॉइंट बहुत बड़ा है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। उसके पहले हमें समझना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था कि W फोर्स आ रहा था, W न्यूटन पर mm स्क्वायर आया, ये सही है या गलत है, या मैं टेस्ट कर रहा हूं तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना मेरे भाई, कि कितना होना चाहिए, कितना आना चाहिए, तब मैं बोलूंगा सही है या गलत है। वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। वो क्या है यहां पे हम लोग को समझ में आएगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और यहां पे लिखा फोर नॉन ओवरलैपिंग consecutive टेस्ट रिजल्ट न्यूटन पर mm स्क्वायर में। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने M15 ग्रेड का चेक किया, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए वो FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा FCK प्लस 3 विच एवर इज ग्रेटर, यहां पे लिखता हूं विच एवर इज ग्रेटर। और क्या है दूसरा, M20 एंड एवब के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे लिखता हूं विच एवर इज W, इस तरह से विच एवर इज ग्रेटर, किसके लिए, FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा FCK प्लस 4, इन दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पॉइंट को समझने के लिए क्वेश्चन आते हैं ईएस में, ये कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैंने M20 ग्रेड का, ये देखो M20 क्या है, 20 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फंसते हैं बच्चे, आप भी फंसोगे, ध्यान नहीं दोगे तो, अगर लेक्चर ध्यान से समझोगे जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे। 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। मैं कह रहा हूं कि इसका, मैं इस ग्रेड का मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया हूं, तो कितना आए तो मैं बोलूंगा सही है, क्योंकि टेस्ट करूंगा तो कुछ भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो मैं कितना आएगा तो मैं बोलूंगा कि सही है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है, ठीक है, ये क्या है, क्राइटेरिया है। तो इसके लिए एक वैल्यू देखिएगा, FCK का मतलब, तो FCK ये वाला क्या है, FCK है। एक वैल्यू आ रहा है सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहां पे टेबल जो लिखा जाता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा का वैल्यू होता है M10 M15 के लिए, M20 M25 के लिए एंड M30 एंड एवब के लिए 3.5 4.0 एंड 5.0। ये है टेबल सिग्मा के लिए, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू डिसाइड किए जाते हैं। इससे हम लोगों का
वैल्यू आएगा, इसको मैं एग्जाम नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ओवरव्यू मैं 2 मिनट में दे रहा हूं, हर एक लेक्चर में ओवरव्यू मैं दूंगा इसके ऊपर कि कंक्रीट में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा, शुरुआत से थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज करा के, फिर हर एक लेक्चर में रिवाइज करा के फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अभी भी ये लाइन समझ में नहीं आया है, ये लाइन हर एक बुक में जहां भी देखोगे रटवाए हुए हैं कि ये होगा, इंडिविजुअल ब्लॉक का वेरिएशन 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस में या प्लस में। व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस? कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो जनरली कोई यूट्यूब वाला समझाता भी नहीं है। लेकिन हमें जीरो टू हीरो बनना है ना, तो हमें समझना पड़ेगा, समझेंगे अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई बात नहीं। तो हमें समझ में आना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हीरो की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो यही पोर्शन से हम लोग हीरो की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा कि कैसे हम लोग को निकालना है, स्ट्रेंथ कैसे निकालना है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि ये है क्या। तो मैंने बोला कि टेस्ट मैंने कर दिया, तो भैया कितना से कम आना चाहिए या कितना से ज्यादा आना चाहिए, कितना आएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये सही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहां से पता चलेगा। और इंडिविजुअल ब्लॉक, अब एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया, कोई बोला भैया 2 पेपर मैंने दिया, मान लीजिए एग्जाम, कोई मेरे से चैलेंज, मेरा दोस्त लगाया, चाहे मेरा छोटा भाई बोला भैया आप लेके आना 60%, मैं बोला पक्का लेके आऊंगा। समझिएगा, मान लीजिए स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मान लीजिए 90% मार्क्स ले आया, 90 नंबर ले आया। दूसरा पेपर मान लीजिए मुझे पता ही नहीं, कुछ इरिगेशन है मुझे आता ही नहीं, मान लो, ठीक है, वहां पे ले आया मैंने कितना, 30 मार्क्स ले आया। तो 90 + 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, 60 मार्क्स हो गए। मेरा अपना भाई का तो बात हो गया कि एवरेज मैंने 60% बोला था, ले आया। लेकिन क्या मैं सेमेस्टर पास हुआ मेरे भाई? एक में तो बहुत अच्छा नंबर है, दूसरे में बहुत खराब है, ऐसा कैसे हो गया? इसका मैं सेमेस्टर पास ही नहीं हुआ, इसका मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मैं पास नहीं हुआ। एवरेज लाने से क्या मतलब है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बीटेक में या डिप्लोमा में देखते हो, किसी का बैक लग जाता है तो टॉपर को जाके चैलेंज करेगा, अरे मेरा क्लियर हो जाता ना ये पेपर, तो तेरे से तो मैं पीछे आगे था ही। अरे भैया आगे था डजंट मैटर, अभी नहीं है ना, अभी तो फेल है ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में फेल है ना, रह जा भाई। उसी तरीके से यहाँ पे ओवरऑल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एवरेज आ सकता है सही, लेकिन क्या इंडिविजुअल ब्लॉक, जब कंक्रीट एक ही है तो इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे हो गया? आदमी एक ही है तो इतना कमजोर कैसे मान लिया? अगर कमजोर है तो हम लोग उसको आगे कैसे बढ़ा दे? नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यही चीज हमें समझना है प्रैक्टिकली, और डेप्थ में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। और फिर से वही, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। डिसलाइक वाला तो बात है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो एज अ सिविल इंजीनियर डिसलाइक करने का तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो लेकिन फिर भी गलती अगर है, कहीं पे कुछ लग रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन सजेशन साथ में जरूर भैया। गलती मुझे कोई बताता है बहुत अच्छा लगता है, मैं दोनों हाथ से उसको एक्सेप्ट करता हूँ, साथ साथ सजेशन भी। ऐसी नहीं मूर्ख की तरह आए, दबा दिए चल गए हटाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो खूब एंजॉय कीजिए इसको, पूरा डेप्थ में जाएंगे, आरसीसी का खात्मा कर देंगे भैया, ठीक है। जीरो टू हीरो बनना है, ठीक है। बाकी गुड लक, नेक्स्ट लेक्चर में इससे कंटिन्यू करूंगा मैं यहां से आगे, ठीक है। गुड लक।